दो बेहतरीन काउंटर अटैकिंग 150 हैरी ब्रूक और जिमी स्मिथ की जानिब से, लेकिन उसके बाद इंडियन बॉलिंग का अच्छा कमबैक, स्पेशली मोहम्मद सिराज की शानदार 6 विकेट होल, और जिसने इंडिया को ऑन टॉप लाके खड़ा कर दिया। पहली इनिंग में तकरीबन 185 रन की लीड दिलवाने में कामयाब हुई इंडियन बॉलिंग लाइनअप अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग इंग्लिश बैटिंग। लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ वो एक हिस्टोरिक चीज़ थी, शुभमन गिल का 260 करना, उसके बाद इंडिया का 587 लगाना बोर्ड के ऊपर, उसके बाद बॉलिंग में 84 फॉर 5 कर देना। ये सारी चीज़ें इंडिया ने अपनी गलतियां रेक्टिफाई की, जो उन्होंने पिछले मैच में गलतियां की थी वो दोहराई नहीं, एंड उसका नतीजा हमें ये दिख रहा है कि इंडिया इज़ ऑलरेडी 230 रन्स अहेड ऑफ इंग्लैंड। और मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ 2 अच्छे बैटिंग सेशंस अब लगेंगे इंडिया को एक ऐसी पोजीशन में आने के लिए जो कि एक मैच विनिंग पोजीशन होगी। और इंग्लैंड लव्स टू चेज, लेकिन हमें एक बात याद रखनी है कि अगर कोई टीम 450-500 का टारगेट दे दे तो फिर जितनी भी अच्छी चेजिंग साइड हो वो अल्टीमेटली फेल कर जाती है। ये टेस्ट मैच क्रिकेट है, कोई हलवा नहीं है। ऑल्दो इंग्लैंड हैज चेज 3-7-8 इन द लास्ट गेम, लेकिन वो अलग ग्राउंड था, ये अलग ग्राउंड है। एजबेस्टन की चेजिंग हिस्ट्री उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की लीड्स की है। बट अगेन अगर मैं विकेट की बात करूं, सो विकेट ऑन ऑल 3 डेज बड़ा फ्लैट रहा है। और वेदर की बात करूं तो सनी वेदर, जिसकी वजह से हमने देखा कि बैटिंग कितनी इजी है यहाँ पे। और हर बैट्समैन जो नया बॉल या अपने पहले 20 मिनट्स निकाल जा रहा है उसके बाद उसके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान है। सो यहाँ पे बड़ी अच्छी बैटिंग कंडीशंस बनी हुई हैं। पहली इनिंग्स में इंडिया ने बड़ी शानदार बैटिंग की, उसके बाद इंग्लैंड को एक वक्त पे बिल्कुल फंसा लिया था। आकाशदीप की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके का नया बॉल कर रहे हैं आकाशदीप, ही हैज़ बीन अ गुड फाइंड टू इंडियन टेस्ट बॉलिंग, और बुमराह जैसे बॉलर को रेस्ट कराया। सो नीड थी आकाशदीप के फायर करने की, एंड ही डिड। और मेरे ख्याल से वहाँ पे जो उन्होंने विकेट्स ली विद द न्यू बॉल वो भी क्रूशल थी। लेकिन जिस तरीके की बैटिंग फिर हुई जिमी स्मिथ और हैरी ब्रूक्स की जानिब से वो काबिल तारीफ़ है। एंड आई थिंक हैरी ब्रूक 27 टेस्ट मैचेस, 9 सेंचुरीज, कुछ 15 50s, इनक्रेडिबल स्टार्ट टू हिज टेस्ट मैच करियर। 2 साल खेल चुके हैं और जो पहले 2 साल इन्होंने अपनी क्रिकेट के खेले हैं टेस्ट मैच में वो शानदार टेस्ट क्रिकेट खेली है। ओवरऑल अगर आप देखें सो विद हाई स्ट्राइक रेट और अपने चांसेस लेता है, अपने मेथड से बैटिंग करता है, एंड शानदार काउंटर अटैकिंग बैटिंग है। मैं समझता हूं कि ये जो इनिंग्स हैरी ब्रूक्स की थी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जिस फेज़ में जिस मुश्किल में इंग्लैंड फंसा हुआ था वहाँ पे 150 करना वो एक अनबिलीवेबल सॉर्ट ऑफ इनिंग्स थी वहाँ पे। उसके बाद अगर मैं जिमी स्मिथ की बात करूँ सो उससे अच्छा काउंटर अटैक अभी तक मैंने पिछले 5 से 6 साल में ऐसी इनिंग्स बहुत कम देखी है कि जितना प्रेशर आपके ऊपर बिल्डअप था। 587 रन आपके ऊपर बोर्ड में लगे, ऑलमोस्ट 500 रन पीछे थे इंग्लैंड वाले, 500 रन 504 रन पीछे थे इंग्लैंड जब ये दोनों विकेट पे आके खड़े हुए हैं। एंड वहाँ से इन्होंने 303 रन की पार्टनरशिप लगा के एक एटलीस्ट ऐसी पोजीशन में इंग्लैंड को लाके खड़ा कर दिया है कि अगर इंग्लैंड की बॉलिंग इंडिया को कल आके कम टोटल पे आउट कर सकती है सो देन दे हैव अ चांस। और हमें पता है इंग्लैंड लव्स टू चेज, लेकिन मैं यहाँ पे यही समझूंगा कि इंडिया की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी जो बात है अब शुरू से कर लेते हैं। सो सबसे पहले शुभमन गिल की अगर मैं बात करूँ तो शुभमन गिल की जो 269 रन की इनिंग्स है वो एक शानदार इनिंग्स और इंडिया के किसी भी बैटर की जानिब से सबसे हाईएस्ट स्कोर। और मैं समझता हूँ कि इट इज़ द बेस्ट इनिंग ऑफ एनी विजिटिंग प्लेयर टू इंग्लैंड जो उसने खेली है। उसका स्टार्ट एज अ बैट्समैन वो बहुत शानदार हुआ है, कैप्टनसी करियर का स्टार्ट, लेकिन कैप्टनसी में थोड़ी सी उसको मुश्किलात आई हैं, वो भी बिकॉज जो विकेट्स बन रही हैं इन इंग्लैंड वो अब बिल्कुल रोड विकेट्स बनने लग गई हैं। बिकॉज उसकी एक रीज़न है कि इंग्लैंड लव्स टू चेज, इंग्लैंड लव्स टू प्ले देयर क्रिकेट बाय देयर ओन मेथड, और उसकी वजह से वो जो विकेट्स बना रहे हैं वो विकेट्स बिल्कुल ही सीधी विकेट्स बना रहे हैं। एंड वो चाह रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा स्कोर करें, अपनी स्ट्रेंथ पर रह के करें, एंड उन्हें पहले मैच में सक्सीड भी हुए वो लोग। सो एक चांस वो लेते हैं, एंड कभी कभी वो पे ऑफ करता है, कभी कभी आपने देखा है एशेज़ में जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी इंग्लैंड की वो वहाँ पे एक्सपोज हुए। जब कहीं फॉरेन टूर्स पे जाते हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन एटलीस्ट एट देयर होम वो इस तरीके की विकेट्स के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं जहाँ पे फुल्ली बैटिंग ट्रैक उनको मिले। इवन एट द 5th डे विकेट डिटेरियोरेट नहीं होती, हमने ये चीज़ लीड्स में भी देखी थी एंड हम यहाँ पर भी यही देखेंगे। ये जो विकेट है
ये एक बहुत बहुत सॉलिड विकेट यहाँ पे तैयार करवाई है इंग्लैंड ने। 3 दिन हुए हैं और एक बॉल भी आप देखें ना तो लो रहा है ना तो स्पिन हुआ है, बिल्कुल सीधी विकेट यहाँ पे मिली है इंग्लैंड को और इंडिया को, दोनों को। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूशल है इंडिया के लिए कि एटलीस्ट यहाँ पे 450-500 का टारगेट एम करें। अभी 230 पे खड़े हैं इंडिया वाले, लेकिन इंडिया को भी खुद पता है कि इंग्लैंड किस केपेबल है, इंग्लैंड की बैटिंग किस केपेबल है। हैरी ब्रूक्स ले लें, जिमी स्मिथ, जो रूट, बेन स्टोक्स, हर प्लेयर इस केपेबल है कि अगर वो खड़ा हो जाए ऑन हिज डे ही विल विन द मैच फॉर हिज साइड। लेकिन इंडिया को ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ के अभी अपनी बैटिंग पे फोकस करना है। वो जो टारगेट है अभी उसको एटलीस्ट 200 रन मजीद खींचना है, जब जाके वो एक सेफ जोन में आएंगे। पहली इनिंग में इंडिया ने अपनी गलती रेक्टिफाई की, लोअर ऑर्डर कोलैप्स नहीं होने दिया, शानदार पार्टनरशिप लगी फिर जडेजा और शुभमन की जाने से, जिसने तो मैच का रुख ही बदल दिया था। सो वैसे ही अपनी गलतियों को ठीक करना है। और पहली इनिंग जब आप बॉलिंग में देखें तो बॉलिंग में मोहम्मद सिराज स्टैंड आउट करते हैं। पिछले मैच में बड़ी तनकीद हुई, सिराज पे विकेट्स नहीं ले पाए थे, हैरी ब्रूक्स को आंखें दिखा के उसके बाद भी बड़ा स्ट्रगल किया था। लेकिन फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द टेस्ट मैच इन एब्सेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज 6 विकेट्स लेते हैं एंड शानदार बॉलिंग करता है अपनी टीम के लिए। स्पेशली वो जो सेकंड न्यू बॉल के साथ उनका स्पेल था, जॉश टंग को आउट किया, उसके बाद बैक टू बैक आउट किए, शोएब बशीर और ब्रेडन कास का आउट था। सो वो एक ऐसा मोमेंट था कि अगर जिमी स्मिथ वहाँ पे स्ट्राइक लेने में कामयाब हो जाते सो वो एटलीस्ट 30-25 या जिस हिसाब से बैटिंग कर रहा था, ही वॉज नॉट लुकिंग कि वो आउट हो सकता है। वो जिस तरीके से मिडिल कर रहा था, जिस तरीके से बैटिंग कर रहा था, वो बहुत कंपोज्ड खेला। लेकिन असल जो डिफरेंस क्रिएट हुआ वो सेकंड न्यू बॉल वाले स्पेल से क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से आप देखेंगे इंडिया इनटू द मैच वापस आया। अगर वो सेकंड न्यू बॉल वाला स्पेल अच्छा नहीं जाता तो शायद ये दोनों खेलते चले जाते और शायद ऐसा हो सकता था कि डे से पहले ही लीड ख़त्म हो जाए, क्योंकि जिस पेस पे बैटिंग चल रही थी वो अनबिलीवेबल पेस है इन टेस्ट मैच क्रिकेट। ऑलमोस्ट 5 के रन रेट से बैटिंग की है दोनों ने। हैरी ब्रूक एंड जिमी स्मिथ ने एक अलग स्टाइल दिखाया है कि टेस्ट मैच क्रिकेट ऐसे खेल सकते हैं और खेल रहा है इंग्लैंड पिछले 2.5-3 साल से। सो इट वाज रिमार्केबल। लेकिन सेकंड न्यू बॉल आपको अगेन तारीफ करनी पड़ेगी आकाशदीप की, आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसी विकेट पे जहाँ पे कोई सी मूवमेंट नहीं था, कोई हवा में मूवमेंट नहीं था, वहाँ पे उसने एक्सट्रैक्ट किया वो आउट स्विंग टू गेट क्रिस वोक्स। उससे पहले एक शानदार इन स्विंग पे बोल्ड किया हैरी ब्रूक्स को। स्विंग नहीं, बेसिकली आकाशदीप इज अ सीम बॉलर जो कि बहुत अच्छा सीम यूटिलाइज करता है। सो इट हैज़ बीन अ गुड एडिशन टू एन इंडियन बॉलिंग साइड। आकाशदीप का होना मेरे ख्याल से पहले मैच में भी खेलना चाहिए था और ये बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। अब जो है मैच आगे कहाँ जा सकता है उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। सो बहुत क्रूशल रोल है यहाँ पे इंग्लैंड की बॉलिंग का। जितना जल्दी अगर इंडिया को आउट करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। दे विल बी एमिंग, दे विल बी लुकिंग टू गेट इंडिया आउट अंडर 400, जो उन्हें फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट दे देगा कि हाँ यार हमने पिछले मैच में भी इतना टारगेट चेस किया है, सो हम लोग इस मैच में भी जा सकते हैं फॉर अ चेस और शायद वो क्लिंच भी कर जाएं, बिकॉज द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस दे आर हैविंग, द मेंटेलिटी दे आर फॉलोइंग। सो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये पागल टीम है इंग्लैंड की, ये टारगेट जो है इसके लिए मैटर नहीं करता, दे विल गो आफ्टर एनीथिंग। सो ये बात इंडिया को भी पता है एंड इंडिया विल नो कि उन्हें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैटिंग करनी है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की बॉलिंग की तो अगेन अगर आप देखें शोएब बशीर कंट्रोल नहीं देगा सो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। एक एंड हमेशा टेस्ट मैच में स्पिनर को कंट्रोल देना पड़ता है। अगर स्पिनर कंट्रोल नहीं देगा सो हमेशा अगली टीम रन बनाएगी और हमने यही देखा पहली इनिंग में घटिया तरीन बॉलिंग शोएब बशीर की। 167 रन कंसीड किए उन्होंने और मतलब पूरा दिन बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन एक बॉल भी आपको ऐसी नहीं दिखेगी जो कोई विकेट टेकिंग बॉल हो या आउट ऑफ नोवेयर थोड़ा सा स्पिन मिल जाए उन्हें, चले विकेट का बोल सकते हैं। लेकिन उसके अलावा क्या है, उसके अलावा आप ना तो सही लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं ना तो आप सही लाइन पे बॉलिंग कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई इंग्लैंड इज गोइंग विद हिम। हम पहले भी बात कर चुके हैं शोएब बशीर की, क्या बॉलर है। मैंने आज तक शोएब बशीर को किसी बैट्समैन को स्लिप पे आउट होते हुए नहीं देखा शोएब बशीर की बॉल पे। एटलीस्ट पाकिस्तान में शान मसूद को किया था, वहाँ पे स्पिन विकेट्स हमने देखा था किस तरीके की बनाई। लेकिन इंग्लैंड में नेथन लाइन भी आके बॉलिंग करते हैं, वो किस कंट्रोल के साथ बॉलिंग करते हैं हम सबको पता है। रंगाना हैरात एक बॉलिंग करके गए हैं, यहाँ पे यासिर शाह का टेंफर है। सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म विकेट्स होती हैं या ख़त्म कंडीशंस होती हैं स्पिनर के लिए। देयर इज़ अ लॉट फॉर स्पिनर इन दीज कंडीशंस एज वेल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप विकेट नहीं ले रहे हो सो एटलीस्ट रन फ्लो तो रोको। हर मैच में 4+ की इकॉनमी, हर मैच में आप देखें 150 रन, 170 रन। आई डोंट नो व्हाई इंग्लैंड इज अगेन एंड अगेन स्टिकिंग विद हिम। इस जैसी कंडीशन में कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेके आ सकते हैं और इंग्लैंड के पास ऑप्शंस आई थिंक स्पिन में पिछले 5 से 6 सालों में बहुत कम है, आफ्टर स्पेशली मोइन अली जब से गए। सो
चांसेस और कम होगा। एंड क्वालिटी स्पिनर की मैं बात करूं तो ग्रैम स्वान के बाद आई डोंट नो इंग्लैंड के पास कोई इतना कोई खास स्पिनर आया है। आदिल रशीद अच्छे स्पिनर है, लेकिन अगेन वाइट बॉल क्रिकेट में उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में ग्रैम स्वान के बाद मैं 16-17 साल के पीछे चला गया हूँ इंग्लैंड का बेस्ट स्पिनर निकालने के लिए, और जिसकी वजह से आप देखेंगे इंग्लैंड उस तरीके से कभी परफॉर्म नहीं कर पाया है बिकॉज ऑफ देयर वीक स्पिन बॉलिंग। और ये चीज़ अभी भी फॉलो होती जा रही है। शोएब बशीर अगेन मैं यही कहूँगा, अगर वो अच्छी बॉल नहीं करेगा, अगर वो एटलीस्ट कंट्रोल नहीं देगा, सो अगेन इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। दूसरे एंड से रन लेते रहेंगे, पहला एंड या फास्ट बॉलर का एंड जो अच्छी बॉलिंग भी इवन करेगा, सो वो उसको सर्वाइव कर जाएंगे। जैसे हमने पहली इनिंग में देखा है ब्रेडन कास के 2-3 स्पेल ऐसे थे कि वो बड़े लीथल थे, लेकिन दे सर्वाइव्ड अगेंस्ट हिम, और ये समझते हुए कि दूसरे एंड से तो रन मिल रहे हैं तो यहाँ से हम लोग 2 ओवर रोक भी लें तो डजंट मैटर। एंड उसके बाद इवेंचुअली आप देखें 3-4 ओवर के बाद ब्रेडन कास का भी वो इफेक्ट थोड़ा सा डिटेरिएट होता है एंड वो लोग अगेन उस फ्लो से रन बनाने लग जाते हैं। सो एवरीथिंग इज बेस्ड हेयर कि किस तरीके से एक एंड संभलता है, किस तरीके से दूसरे एंड पे विकेट्स ली जाती हैं। क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ पार्टनरशिप। जब तक आपके दोनों एंड्स अच्छे नहीं चलेंगे, जब तक आपकी टीम अच्छा नहीं कर सकती है, सो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर इंग्लैंड टू विन फ्रॉम दिस पोजीशन। लेकिन इंडिया के लिए जीत एक सेंसिबल क्रिकेट से आएगी, और वो सेंसिबल क्रिकेट यही है कि तरीके से बैटिंग करें विदाउट एनी हेजिटेशन, अपनी गेम पे रहें। करुण नायर अभी खेल रहे हैं, केएल राहुल इज़ लुकिंग $1 million टुडे। जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स मारी हैं, कवर डाइव और फ्लिक्स, एवरीथिंग वाज परफेक्ट अभी तक। सो अगेन मैं यही कहूँगा कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टी तक बैटिंग करनी है। अगर टी तक इंडिया बैटिंग कर जाता है, सो आई थिंक ये मैच इंग्लैंड फिर नहीं जीत पाएगा। फिर दैट विल बी 2 रिजल्ट्स रिमेनिंग, ईदर अ ड्रॉ ईदर इंडिया विनिंग। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे इंडिया को थोड़ी समझदारी से बैटिंग करनी पड़ेगी एंड टारगेट 500 रन, एटलीस्ट 450-500 रन को टारगेट करना पड़ेगा, जब जाके इस इंग्लैंड की मजबूत बैटिंग लाइनअप को अंडर प्रेशर ला पाएंगे। मिलते हैं कल के मैच के बाद, कल के डे के बाद, एंड उम्मीद करेंगे कि इसी तरीके का कंपेटिटिव डे देखने को मिले एंड एक और गेम थैंकफुली डे 5 में जाता हुआ हमें दिख रहा है। सो लेट्स सी कल क्या होता है।